नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज जो हम बात करेंगे ये भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में हमारी जो है मुख्य रूप से क्लास रहेगी। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, ये क्लास आने वाली जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं राजस्थान में, जो मोस्टली जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जामिनेशन है आरपीएससी, यूपीएससी, इसके अलावा कांस्टेबल, पटवार, शिक्षक आदि भर्तियों में ये क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं अपन भारतीय संविधान के भाग। प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और संविधान लिखित नियमों का वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो शासन के जो तीन अंग होते हैं, जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के जो तीन अंग या शासन के जो तीन अंग होते हैं, तीनों अंगों को शक्ति सौंपने का जो कार्य किया जाता है वो संविधान के माध्यम से किया जाता है। और संविधान शासक और शासितों के संबंधों का जो है निर्धारण भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, भारतीय संविधान के मूल भाग में हम अपन बात करते हैं तो भारतीय संविधान के मूल भाग में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और जो है अनुच्छेदों की बात करें तो मूल जो अनुच्छेद है 395 थे। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, देखिए संविधान के जो है संविधान के मूल भाग में, संविधान के संविधान के मूल भाग में मूल भाग में मूल भाग में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। इसके अलावा जो है अनुसूचियों की बात करें, अनुसूची, तो अनुसूची जो है 8 थी, बाद में 4 और ऐड कर दी गई, तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। और वर्तमान में अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग जो है 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, बाद में 4 और जोड़ दी गई, तो 12 अनुसूचियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा अपन सभी जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। और देशों के संविधानों में अपन बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो है 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान में जो है मात्र 7 अनुच्छेद हैं। तो और दूसरे विश्व के देशों की तुलना में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो व्यापक हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित निर्मित जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया जाता है, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो प्रतिवर्ष ध्यान रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को हमारा भारतीय जो संविधान है उसको लागू किया गया था, तो इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो भारतीय जो संविधान है उसके जो है मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग जो है 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया और जो भाग 7 था उसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में अपन बात करते हैं तो वर्तमान में संविधान के कुल भागों की संख्या जो है कितनी हो गई है, 25 हो गई है। चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए, अब जो भाग हैं और उसके जो विषय हैं और अनुच्छेद हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जो है भारतीय संविधान के भागों और अनुच्छेदों से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये जो क्लास है आपके लिए उपयोगी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। देखिए, चलिए अपन बात करते हैं भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो भाग 1 है। और 1 में जो है मोस्टली रूप में संघ और उसके क्षेत्र हैं, अर्थात कौन कौन से राज्यों को जो है राज्यों का नामकरण है, नामकरण परिवर्तन है, नए राज्यों का समावेश है। इसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के जो है भाग 1 के अंतर्गत। और इस भाग से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर के और कहाँ तक है, 4 तक है। ठीक है। उसके बाद में भाग 2 आता है और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। जो इसका जो विषय रखा गया है वो सिटीजनशिप रखा गया है, नागरिकता। और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के और जो है 11 तक उल्लेखित है। कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर के और 11 तक। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो राज्य होता है, देखिए राजनीति विज्ञान में जो राज्य की जो परिभाषा दी गई कि वर्तमान संदर्भ में
राज्य के 4 निर्धारक तत्व होते हैं, ध्यान रखना। राज्य के जो मूल अंग माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं और 4 अंगों से मिलकर के जो है राज्य बनता है। तो मूल अंगों में जैसे सबसे पहले राज्य के पास में जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद में निश्चित भूभाग आता है। उसके बाद में राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने वाली जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, जो राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है। और सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। और फोर्थ जो अंग आता है वो संप्रभुता आता है। जो संप्रभुता 2 प्रकार मोस्टली रूप में, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो राज्य के आधुनिक समय में, वर्तमान समय में राज्य के जो तत्व माने गए हैं वो 4 तत्व माने गए हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के राज्य बनता है। हालांकि जो एंशिएंट इंडियन जो पॉलिटिकल जो थिंकर्स रहे हैं, प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक रहे हैं, जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र की अपन बात करते हो, तो उन्होंने राज्य के स्वरूप के बारे में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंग बताए थे। जैसे क्योंकि प्राचीन समय था और जो प्राचीन जो राजनीतिक जो चिंतन थे, उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक विचारों की जो है क्या की थी, व्याख्या की थी, राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया था और राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का जो है उन्होंने क्या किया था, उल्लेख किया था। तो उस समय में राज्य के अंग के रूप में जैसे मुख्य रूप से राज्य का जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था, वो राजा होता था। और राजा की सहायता करने के लिए जो है अमात्य या मंत्री के नाम से, इसके अलावा पूर्व, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो इस प्रकार से 7 अंग प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मानते हैं। जबकि आधुनिक समय में राज्य के जो अंग माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 4 माने गए हैं। और जिसके पास में 4 अंग होते हैं उसी को हम राज्य का क्या देते हैं, दर्जा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे भारत में जो राज्य हैं, 28 जो राज्य हैं और जो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में बांटा गया। जबकि राजनीतिक लैंग्वेज में, पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम कंट्री को जो है राज्य, देश को राज्य बोलते हैं। भौगोलिक लैंग्वेज में राज्य को क्या बोल देते हैं, देश बोल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। और नागरिकता मोस्टली रूप में एक जन्मजात नागरिकता होती है और एक राज्य के द्वारा प्रदत्त नागरिकता होती है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, पार्ट 2 है, वो नागरिकता का उल्लेख करता है। विषय जो है नागरिकता है। और इसका जो उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक किया गया। उसके बाद में आते हैं जो पार्ट जो 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नागरिकों के विकास के लिए मूल अधिकारों का होना अत्यंत क्या होता है, आवश्यकता होता है। सबसे पहले अपन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं तो लोक ने प्राकृतिक अधिकार बताए थे, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार था, इसके अलावा जीवन का अधिकार था। ठीक है ना। लोक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो जो मूल अधिकार है ये अमेरिकी संविधान से जो है प्रेरित है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी उसने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की, विश्वव्यापी जो है घोषणा की थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मानव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, संपूर्ण रूप में विकास होता है। तो विकास की जो पहली जो कंडीशन है, शर्त है, वो मौलिक अधिकार होती हैं, मूल अधिकार होती हैं। आज विश्व के ज्यादातर देशों में, लगभग सभी देशों में नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए। तो मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य जो होता है वो भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। और जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक जो है वर्णित हैं, उल्लेखित हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें प्रारंभ में भारतीय संविधान के द्वारा जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में घोषित किया गया। तो वर्तमान में जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं डियर स्टूडेंट्स। भाग जो 4 हैं, भाग 4 और 4 के अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन से तत्व हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, अर्थात सरकार को इस प्रकार की पॉलिसी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि जो है देश में लोकतांत्रिक जो गणराज्य हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। तो राज्य के पथ प्रदर्शक के रूप में जो है नीति निर्देशक तत्वों को जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, वहां से प्रेरित हैं। और जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक जो है उल्लेखित हैं। इसके बाद में जो है
डियर स्टूडेंट्स, जो भाग 4 का है, 4A है, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, और मूल कर्तव्य हमारे जो मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जो है 42 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा जाता है, जिसमें मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। और मूल कर्तव्य ये सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या है, प्रेरित हैं, क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं और जो मूल कर्तव्य होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद में भारतीय संविधान का जो भाग 5 आता है, भाग 5 संघ से, इसका जो विषय है संघ है, और संघ में जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन सब का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, संघ सरकार का, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के और जो है 151 तक जो है क्या है, उल्लेखित है। इसके अलावा भाग 6 और भाग 6 में राज्य आता है, राज्य की सरकारें हैं, और ये जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक हैं। डियर स्टूडेंट्स, भाग 7 को जो है जो 7वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1956, इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, भाग जो 7 है उसको हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जो अनुच्छेद था इसका 238 था। इसके बाद में देखें भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, भाग 8 इसका जो विषय है वो संघ राज्य क्षेत्र है, और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर के और जो है 242 तक। और भाग 9 में जो है पंचायतें हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारत में पंचायती राज को अपनाया गया है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जो है सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है उनकी अध्यक्षता में, और 1958 में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और इसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या होता है, शुभारंभ होता है, जिसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 9 के अंतर्गत किया गया है, और ये अनुच्छेद 200 जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 और तक जो है इसका उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है अनुच्छेद 239 से लेकर के और 242 तक। ठीक है, उसके बाद में 9A ये बाद में जोड़ा गया, और 9A जो है इसके अंतर्गत 9A के अंतर्गत नगर पालिकाएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पंचायती राज है, और पंचायती राज का मतलब होता है कि स्थानीय प्रशासन में स्थानीय लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए जो है उनको सहभागिता प्रदान करना, उनको उनके क्षेत्र में जो है ऐसे अधिकार प्रदान करना, शक्तियां प्रदान करना, ताकि वो अपने क्षेत्र का क्या कर सकें, विकास कर सकें। और जो पंचायती राज है इसको स्थानीय स्वशासन है। तो स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण स्वशासन आता है और एक नगरीय स्वशासन आता है। तो ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? त्रिस्तरीय व्यवस्था। प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई है वो ग्राम को माने जाते हैं, और ग्राम स्तर पे जो है ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है सरपंच होता है, और जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है वो वीडीओ होता है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष गाँव के जो मतदाता होते हैं उनके माध्यम से होता है। एक उप सरपंच होता है, और जो वार्डों में जो बटी होते हैं तो प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पंच होता है, जिसको वार्ड के मतदाता क्या करते हैं, सुनते हैं। डियर स्टूडेंट, पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उनका कार्यकाल भी कितना रखा गया है, 5 वर्ष रखा गया है। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद में खंड स्तर पे जो है पंचायत समिति आती है, जिसका प्रमुख प्रधान होता है, जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। और राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त जो अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। और तीसरे स्तर पे जो होती है वो जिला स्तर, और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है, जिसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख। ठीक है, राजनीतिक पद है। और सीईओ होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, और नगरीय स्वशासन के अंतर्गत जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इसके अलावा छावनी बोर्ड है, तो ये नगरीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, भाग 9 के अंतर्गत नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 जेड जी तक इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में भाग 10 आता है, भाग 10, और 10 के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आते हैं, जो कि 244 से लेकर के 244 जो है ए तक है ये। ठीक है, कहां से कहां तक? 244 से लेकर के 244 ए तक। इसके बाद में भारतीय संविधान का भाग जो 11 है, और 11 के अंतर्गत जो है संघ और राज्यों के बीच
केंद्र और राज्य संबंध आते हैं। कौन से संबंध आते हैं? केंद्र राज्य संबंध, जो कि जिनका उल्लेख किया गया संविधान के भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से लेकर के और 263 तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, केंद्र और राज्य, भारत में फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया जो कि कनाडा से प्रेरित है। देखिए संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं मोस्टली रूप में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो जो होते हैं केंद्र राज्यों के विधायी संबंध होते हैं, उसके बाद में जो है प्रशासनिक संबंध होते हैं और वित्तीय संबंध होते हैं। विधायी संबंधों के अंतर्गत, कानूनी संबंधों के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो हमारी संसद बनाती है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और प्रारंभ में जो संघ सूची थी उसमें 97 विषय थे, बाद में 3 जोड़ दिए गए, तो 97 और 3 कितने हो गए? 97 और 3 100 विषय। ठीक है ना, तो 100 विषयों पर जो कानून बनाती है वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। उसके बाद में राज्य सूची, राज्य सूची के विषयों पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, बाद में 5 विषय को हटाकर के समवर्ती सूची में जोड़ दिया जाता है। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, तो 5 ऐड होने के कारण से कितने हो गए? 52 विषय हो गए। तो संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो संघ सरकार बनाती है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। राज्य के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, बल्कि जो है 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वहां पे नगर जो है जो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, दोनों सदन है। राज्य का जो विधानमंडल बनता है, अगर एक सदनीय है तो विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर के बनता है, और जहां पर द्विसदनात्मक है वहां पे विधानसभा प्लस में विधान परिषद और प्लस में राज्यपाल से मिलकर के जो है राज्य का विधानमंडल बनता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले की क्लास है उसके अंतर्गत विस्तार से आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहां पे आपने जो है विस्तार से बात की है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती है, लेकिन भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने केंद्र को सशक्त बनाया। केंद्र को क्या बनाया गया है? शक्तिशाली बनाया गया है। और किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न होता है तो समवर्ती सूची के विषयों को, कानून को लेकर के, तो केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है वही क्या होता है? मान्य होता है। ठीक है, तो भाग 11 में राज्य, संघ और राज्यों के बीच में संबंधों का उल्लेख किया गया जो कि 245 से लेकर के और 263 तक उल्लेखित है। इसके बाद में भाग जो 12 है, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका विषय है जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के और 343 ए तक जो है उल्लेखित है। भाग 13 के अंतर्गत 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाला जो व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 301 से लेकर के और 307 तक। ठीक है, इसके अलावा भाग जो 14 है, 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन डियर स्टूडेंट्स सेवाएं हैं और इनका जो उल्लेख किया गया है 308 से लेकर के और 323 तक। ठीक है, भाग 14 ए में अधिकरण आते हैं और इसका जो है अनुच्छेद 323 ए से लेकर के 323 बी तक उल्लेख किया गया है। इसके बाद में भाग जो 15 है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत में सही समय पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए डियर स्टूडेंट्स निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 से लेकर के जो है 329 ए तक। इसके बाद में भाग जो 16 है, 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का जो है संबंधों का प्रावधान किया गया जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक क्या है? उल्लेखित है। भाग 17 के अंतर्गत हमारी राजभाषा आती है और राजभाषा जो घोषित किया गया है डियर स्टूडेंट्स, राजभाषा हमारी हिंदी है और राजभाषा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है डियर स्टूडेंट्स, आपातकालीन जो शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को दी गई हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपातकालीन जो उपबंध है उसका जो उल्लेख किया गया वो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत किया गया जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। देखिए आपात उपबंधों की बात करें तो अपन जो है अनुच्छेद जो 352 है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल आता है अगर देश की जो है देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई हो या किसी दूसरे देश ने देश पर क्या कर दिया हो? आक्रमण कर दिया हो। ऐसी स्थिति में भारत में जो है पूरे देश में या राज्य के किसी भाग में जो है किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अब तक जो है भारत में जो राष्ट्रीय जो आपातकाल की जो घोषणा की गई है, एक तो जो है जब 1962 में
चीन के द्वारा जब भारत पर आक्रमण कर दिया गया था उस समय जो है इस जो अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद में जो है 1971 में जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया और उसके बाद में 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की थी, घोषणा की थी। तो राष्ट्रीय आपातकाल देश में अभी तक 3 बार लागू हुआ है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के जो है 360 तक उल्लेखित है। प्रकीर्ण आते हैं भाग 19 में, जो कि 361 से 367 तक है। इसके बाद में भाग जो 20 है उसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका जो विषय है वो संविधान में संशोधन है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी कॉन्स्टिट्यूशन है और हार्डली भी है, कठोर भी है। कुछ संशोधन आसानी से कर लिए जाते हैं, कुछ संशोधन करने के लिए जो है एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लेखित है। इसमें संसद जो है संशोधन कर सकती है अपने साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और अपने विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों के सहमति से। ठीक है, तो संसद जो संशोधन जो प्रक्रिया है उसका जो उल्लेख किया गया है, ये संविधान में संशोधन जो विषय है वो भाग 20 के अंतर्गत है और अनुच्छेद ध्यान रखना 368 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष जो उपबंध है भाग 21 में है, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर के जो है 392। भाग जो 22 है, 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम है प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के जो है 395 तक। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इस प्रकार से जो है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है, संविधान में नियम होते हैं, कानून होते हैं और उसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और जो संविधान होता है वही शासक या सरकार को जो है शक्तियां सौंपता है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों को शक्तियां जो सौंपी जाती हैं वो किसके द्वारा सौंपी जाती है, संविधान के माध्यम से सौंपी जाती है। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के मूल भाग में अपन मूल भाग की बात करते हैं तो मूल भाग के अंतर्गत जो है 22 भाग जो है भारतीय संविधान के मूल भाग में कितने भाग, 22 भाग थे, 395 क्या अनुच्छेद, और वर्तमान में अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग जो है 470 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई, तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, देखिए ये जो क्लास है भारतीय संविधान के भाग निश्चित रूप में आने वाली जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, चाहे स्टेट एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी की एग्जामिनेशन हो या रीट भर्ती जो है उसके अंतर्गत विभिन्न जो बहुविकल्पीय टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, अगर आपके द्वारा कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप में मुझे कमेंट करके आप बताएं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।